लगी जिंदगी और जौंक मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ। सवेरे तरकारी लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा था। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला-पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लिपटा चित पड़ा था, जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो अथवा दक्षिण भारत का भूला भटका साधु निश्चिंत स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर प्राणायाम कर रहा हो। फिर मैंने शायद एक दो बार और भी उसको कठपुतले की भांति डोल डोल कर सड़क को पार करते या मोहल्ले के एक दो मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठकर हांफते हुए देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था। रात के लगभग 10 बजे खाने के बाद बाहर आकर लेटा था। चैत का महीना, हवा तेज चल रही थी। चारों ओर घुप अंधियारा। प्रारंभिक झपकियां ले ही रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा। यह शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पावरा चप्पल में डाल उधर को चल पड़ा। मेरा अनुमान ठीक था। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने घरों से भागे चले आ रहे थे। मैंने भीतर घुसकर देखा और कुछ चकित रह गया। खंडहर का वही भिखमंगा था। शिवनाथ बाबू का लड़का रघुवीर उस भिखमंगे की दोनों बाहों को पीछे से पकड़े हुए था और दो तीन व्यक्ति आंख मूंद तथा उछलकूद कर उसे बेतहाशा पीट रहे थे। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग उसे भयजन्य क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे। भिखमंगा नाटा था। गाल पिचके हुए, आंखें धंसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपचियों की तरह दिखाई दे रही थी। पेट नांद की तरह फूला हुआ। मार पड़ने पर वह बेतहाशा चिल्ला रहा था, मैं बरई हूं, बरई हूं, बरई हूं। साला छंटा हुआ चोर है साहब। शिवनाथ बाबू मेरे पास सरक आए थे, पर यह हमारा आपका दोप है कि आदमी नहीं पहचानते। गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसीज जाता है और मौका व मौका खुद्दी चुन्नी साग सत्तू दे ही दिया जाता है। आपने तो इसको देखा ही होगा। मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है, पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा। हरामी का पिल्ला। फिर भिखमंगे की बोर मुड़कर गरज पड़े, बता साले, साड़ी कहाँ रखी है? नहीं, वह मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। उनका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया था, इसलिए संभवतः थककर वह चुप हो गए। पीटने वालों ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया था, लेकिन शिवनाथ बाबू के वक्तव्य से रामजी मिश्र का शोहदा पहलवान लड़का शंभू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वह अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आव देखा न ताव, भीड़ में से आगे लपक, जूता हाथ में ले गंदी गालियां देते हुए भिखमंगे को पीटना शुरू कर दिया। एक डेढ़ हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ है। शिवनाथ बाबू जैसे निश्चिंत होकर फिर बोले, लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमा करता था। सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी। बस क्या था, परक गया। रोज आने लगा। खैर, कोई बात नहीं थी। आपकी दया से ऐसे दो तीन भर भिखमंगे रोज ही खाकर दुआ दे जाते हैं। यह घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एकाध काम भी कर देता था। अब यह किसको पता था कि आज यह घर से नई साड़ी चुरा लेगा। आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसी ने चुराई है। मेरे इस प्रश्न से वे बिगड़ गए। बोले, आप भी खूब बात करते हैं। यही पता लग गया तो चोर कैसा? मैं तो खूब जानता हूँ कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा देते हैं और जब तक इनकी कड़ी पिटाई न की जाए, कुछ नहीं बताते। अब यही समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई।
जमुना का कहना है कि उसी समय उसने इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा। फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 वर्ष से मेरे घर का दरवाजा इसी तरह खुला रहता है, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। बाज ही कौन सी नई बात हो गई कि वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाशी शुरू हो गई। अरे, मैं इन सालों को खूब जानता हूँ। वह भिखमंगा अब भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठता, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, बरई हूँ। स्पष्ट था कि इतने लोगों को देखकर वह काफी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेतहाशा अपनी जाति का नाम ले रहा था, जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं, लेकिन बरई कतई नहीं हो सकते। नए लोग अब भी आ रहे थे। वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते। और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग खामखा थक गए। कुछ लोग वहां से सरने भी लगे। किसी ने उसे पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस के सिपुर्द करने की सलाह दी। मैं भी कुछ ऐसी ही सलाह देकर खिसकना चाहता था कि शिवनाथ बाबू का मंझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए फुसफुस कुछ बातें की। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ रही थी। एक दो क्षण इवरू पर तथा मेरी ओर बेचारे की तरह देखने के बाद वह बोले, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं। साला काफी पा चुका है, आइंदा ऐसा करते चेतेगा। लोग शिवनाथ बाबू को बुराभला कहकर रास्ता नापने लगे। मैंने उनकी ओर मुस्कराकर देखा तो मेरे पास आकर भेंपते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई है। पर कोई बात नहीं, चमारसियार डांटपट पाते ही रहते हैं। अरे, इस पर क्या पड़ी है, चोरचाई तो रात रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते। फिर बाईं आंख को खूबी से दबाते हुए दांत खोलकर हंस पड़े, चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उस दिन की पिटाई के बाद भी खंडहर का वह भिखमंगा मोहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका। हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। चाहे जो हो, उसके प्रति मेरी दिलचस्पी अब और बढ़ गई थी। मैं उसको खंडहर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले में डगडग सरकते हुए देखता। लोग अब उसको कुछन कुछ दे देते। बचा हुआ बासी या जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय भैंसों को दे दिया जाता, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती कि जाकर भिखमंगे को दे बाएं। कुछ लोगों ने तो उसको कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक कह डाला और धीरे धीरे उसने खंडहर का परित्याग कर दिया और आम सहानुभूति एवं विश्वास का आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए जब वह किसी न किसी के ओसारे या दालान में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उससे हल्के फुल्के काम भी लेने लगे। दयामाया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ो खीर है, किंतु भिखमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही न था। लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में उसे सड़क से गुजरते समय संकेत अपने पास बुलाया और तिरछी नजर से देखते हुए मुस्कराकर बोले, देख बे, तूने जो भी किया, हमसे तो यह सब नहीं देखा जाता। दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर का जीवन जीता है। आज से इधर उधर भटकना छोड़, आराम से यहीं रह और दोनों बूंद भरपेट खा। पता नहीं यह शिवनाथ बाबू के स्नेह से संभव हुआ या डर से, पर भिखमंगा निके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा। उन्होंने यहाँ उसका नामकरण भी हुआ। उसका नाम गोपाल था, लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा का नाम गोपाल सिंह था, इसलिए घर की औरतों की जबान से वह नाम उतरता ही न था। उन्होंने उसको रजुआ कहना बारंभ किया और धीरे धीरे यही नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। किंतु रजुआ के भाग्य में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकना न लिखा था।
बात यह है कि मोहल्ले के लोगों को यह कतई पसंद न था कि केवल दोनों गुण मोजन पर रहुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करे। जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया था तो उस पर उनका भी उतना ही अधिकार था और उन्होंने सकला देखकर उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर दिया। वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई न कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता और यदि वह आनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़कर कहता, साला तू शिवनाथ का गुलाम है, वह क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ बैठकर खाया कर, वह क्या खिलाएंगे, बासी भात ही तो देते होंगे। रजुआ शिवनाथ बाबू से अब भी डरता था, इसीलिए उनसे छिपाकर ही वह अन्य लोगों का काम करता, किंतु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था। एक बार जमुनालाल के लड़के जंगी ने रजुआ से 3-4 आने की लकड़ी लाने के लिए कहा और रजुआ फौरन आने का वायदा करके चला गया। पर वह शीघ्र न आ सका, क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम में बांध रखा। बाद में वह जब जमुनालाल के यहाँ पहुंचा तो जंगी ने पहला काम यह किया कि 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए, फिर गरज कर बोला, सुअर, धोखा देता है, कह देता नहीं आऊंगा। अब आज मैं तुझसे दिन भर काम कराऊंगा, देखें कौन साला रोकता है। आखिर हम भी मोहल्ले में रहते हैं कि नहीं। और सचमुच जंगी ने उससे दिन भर काम लिया। शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया, लेकिन उनकी उदार व्यावहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि उन्होंने चू तक नहीं की। ऐसी ही कई घटनाएं हुई, पर रजुआ पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो सका। उसकी सेवाओं की उपयोग संबंधी खींचातानी से उसका समाजीकरण हो गया। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे 2-4 रुपए देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई न था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियां संभाल सके। वह तेजी के साथ 25-50 गगरे पानी न भर सकता था, बाजार से दौड़कर भारी सामान सौदा न ला सकता था, अतएव लोग उससे छोटा मोटा काम ले लेते और इच्छानुसार उसे कुछन कुछ दे देते। अब न वह शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकता और न जमुनालाल के यहाँ, क्योंकि उसको कोई टिकने ही न देता। इसको रजुआ ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। वह अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया। रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी न थी। किसी के यहाँ खा पी कर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सो रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुंह जोहते। नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक टिकते नहीं थे और वे भाग भाग कर रिक्शे चलाने लगते या किसी मिल या कारखाने में काम करने लगते। 2-4 व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर थे, अन्य घरों में कहार पानी भर देता, लेकिन वह गगरों के हिसाब से पानी देता और यदि एक गगरा भी अधिक दे देता तो उसका मेहनताना पाई पाई वसूल कर लेता। इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान था। लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छानुसार उसको मजदूरी चुका देते। यदि उसने कोई छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या भुना हुआ चना या सत्त दे दिया जाता और वह एक कोने में बैठकर चापुड़ चापुड़ खोफांक लेता। अगर कोई बड़ा काम कर देता तो 1 जून का खाना मिल जाता, पर उसमें अनिवार्य रूप से एकाध चीज बासी रहती और कभी कभी तरकारी या दाल नदारत होती, कभी भात नमक मिल जाता, जिसे वह पानी के साथ खा जाता। कभी कभी रोटी अचार और कभी कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने या दाल पीने को मिलती। कभी खाना न होने पर 2-4 पैसे मिल जाते या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या 4-6 आलू। कभी उधार भी चलता। वह काम कर देता और उसके एवज में फिर किसी दिन कुछन कुछ पा जाता। इसी बीच वह मेरे घर भी आने लगा था, क्योंकि मेरी श्रीमती जी बुद्धि के मामले में किसी से पीछे न थी। रजुआ आता और काम करके चला जाता। 1-2 बार मुझसे भी मुठभेड़ हुई, पर कुछ बोला नहीं।
कोई छुट्टी का दिन था। मैं बाहर बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि इतने में रजुआ भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा। मैंने घूमकर एक निगाह उस पर डाली। उसके हाथ में एक रोटी और थोड़ा सा अचार था और वह सुअर की भांति चापुड़ चापुड़ खा रहा था। बीच बीच में वह मुस्करा पड़ता, जैसे कोई बड़ी मंजिल सर करके बैठा हो। मैं उसकी ओर देखता रहा और मुझे वह दिन याद आ गया जब चोरी के अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी। जब वह खाकर उठा तो मैंने पूछा, क्यों रे रजुआ, तेरा घर कहाँ है? वह सकपकाकर खड़ा हो गया, फिर मुंह टेढ़ा करके बोला, सरकार, रामपुर का रहने वाला हूं। और उसने दांत निपोड़ दिए। गांव छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? मैंने पुनः प्रश्न किया। क्षण भर वह असमंजस में मुझे खड़ा ताकता रहा, फिर बोला, पहले रसड़ा में था, मालिक, जैसे रामपुर से सीधे वलिया आना कोई अपराध हो। उसके लिए संभवतः क्यों का कोई महत्व नहीं था, जैसे गांव छोड़ने का जो भी कारण हो, वह अत्यंत सामान्य एवं स्वाभाविक था और वह न उसके बताने की चीज थी और न किसी के समझने की। रामपुर में कोई है तेरा? मैंने एक दो क्षण उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया। नहीं मालिक, बाप और दो बहनें थी, टाउन में मर गईं। वह फिर दांत निपोर कर हंस पड़ा। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। हिम्मत नहीं हुई। वह फौरन वहां से सरक गया और मेरा हृदय कुछ अजीत्र सी घृणा से भर उठा। उसकी खोपड़ी किसी हलबाई की दुकान पर दिन में लटकते काले गैस लैंप की भांति हिलडुल रही थी। हाथ पैर पतले, पेट अब भी हड्डिया की तरह फूला हुआ और सारा शरीर निहायत गंदा एवं घृणित। मेरी इच्छा हुई जाकर बीवी से कह दूं कि इससे कोई काम न लिया करो, वह रोगी है, फिर टाल गया क्योंकि इसमें मेरा ही घाटा था। मैं जानता था कि नौकरों की कितनी किल्लत थी और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख को राशन, मसाला आदि खरीदकर महीने भर के लिए निश्चिंत आ जाता। इनखिलाफ जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय। कुछ महीने के बाद एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था कि मुझे रजुआ के नारे लगाने और फिर ही हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंका और मैंने सुना, आंगन में पहुंचकर वह जोर से कह रहा है, मलिकाइन, थोड़ा नमक होगा। रामबली मिस्र के यहाँ से रोटियां मिल गई है, दाल बनाऊंगा। मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी हुई थी। उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए पूछा, रजुआ, सच बताना, तुझे नहाए हुए कितने दिन हो गए? खिचड़ी की खिचड़ी नहाता हूं न, मलिकाइन जी। वह नमक लेकर बोला और हंसते हुए भाग गया। मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था। संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था, अन्यथा वह ऐसी बातें न करता। लेकिन यह बात साफ थी कि जब वह मोहल्ले में जम गया है, उसको खाने पीने की चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, जब वह मोहल्ले भर से शह पा रहा है, लोग अब उससे हंसी मजाक भी करने लगे हैं और उसे मारे पीटे जाने का किंचित मात्र भी भय नहीं। अवश्य यही यह बात थी और वह स्थिति में परिवर्तन से लाभ उठाते हुए ढीठ हो गया था। इसीलिए उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाए थे, जैसे वह कहना चाहता हो कि मैं हंसी मजाक का विषय हूँ, लोग मुझसे मजाक करें, जिससे मेरे हृदय में हिम्मत और डाइस बंधे। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन कुछ ही दिन बाद मैंने उसकी एक और हरकत देखी, जिससे मेरे अनुमान की पुष्टि होती थी। सायंकाल दफ्तर से आ रहा था कि ज्योतराम के गोले के पास मैंने रजुआ की आवाज सुनी। पतिया की स्त्री बर्तन मांज रही थी और उसके पास खड़ा रजुआ टेढ़ा मुंह करके बोल रहा था, सलाम हो भौजी, समाचार है न? अंत में बेमतलब ही हंसने लगा। पतिया की बहू ने थोड़ा मुस्की काटते हुए सुनाया, दूर हो पापी, समाचार पूछने का तेरा ही मुँह है, चला जा।
नहीं तो जूठ की काली हांडी चलाकर वह मारूंगी कि सारी लफंगई। यहाँ उसने एक गंदे मुहावरे का इस्तेमाल किया, लेकिन मालूम पड़ता है कि रजुआ इतने ही से खुश हो गया, क्योंकि वह मुंह फैलाकर हंस पड़ा और फिर तुरंत उसने 2-3 बार सिर को ऊपर झटका देते हुए ऐसी किलकारियां लगाईं जैसे घास चरता हुआ गधा अचानक सिर उठाकर बीचू नीचू कर उठता है। फिर तो यह उसकी आदत हो गई। सारे मोहल्ले की छोटी जातियों की औरतों से उसने भौजाई का संबंध जोड़ लिया था। उनको देखकर वह कुछ हल्की फुल्की छेड़खानी कर देता, जिसके उत्तर में उसे आशानुकूल गालियां शिड़कियां सुनने को मिल जाती, और तब वह गधे की भांति ढीचू नीचू कर उठता। कुएं पर पहुंचकर वह किसी औरत को कनखी से निहारता और अंत में पूछ बैठता, यह कौन है? अच्छा, बड़की भौजी है। सलाम, भौजी। सीताराम, सीताराम, राम नाम जपना, पराया माल अपना। इतना कह वह दुष्टतापूर्वक हंस पड़ता। वह किसी काम से जा रहा होता, पर रास्ते में किसी औरत को बर्तन मांजते या अपने दरवाजे पर बैठे हुए या कोई काम करते हुए देख लेता तो 1-2 मिनट के लिए वहां पहुंच जाता। बेहया की तरह हंसकर कुशलक्षेम पूछता और अंत में झिड़की गाली सुनकर किलकारियां मारता हुआ वापस चला जाता। धीरे धीरे वह इतना सहज गया कि नीची जाति की किसी जवान स्त्री को देखकर, चाहे वह जान पहचान की हो या न हो, दूर से ही हिचकी दे देकर किलकने लगता। मेरी तरह मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी उसके इस परिवर्तन पर गौर किया था, और संभवतः इसी कारण लोग उसे रजुआ से रजुआ साला कहने लगे। अब कोई बात कहनी होती, कितने गंभीर काम के लिए पुकारना होता, लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने काम की फरमाइश करके हंस पड़ते। उनकी देखा देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे, जैसे साला कहे बिना रजुआ का कोई अस्तित्व ही न हो। और इससे रजुआ भी बड़ा प्रसन्न था, जैसे इससे उसके जीवन की अनिश्चितता कम हो रही हो और उस पर अचानक कोई संकट आने की संभावना संकुचित होती जा रही हो। और अब लोग उसे चिढ़ाने भी लगे। क्यों वे रजुआ साला शादी करेगा, लोग उसे छेड़ते। रजुआ उनकी बातों पर खी खी हंस पड़ता और फिर अपनी आदत के अनुसार सिर को ऊपर की ओर 2-3 बार झटके देता हुआ तथा मुंह से ऐसी हिचकी की आवाज निकालता हुआ जो अधिक कड़वी चीज खाने पर निकलती है, चलता बनता। वह समझ गया था कि लोग उसे देखकर खुश होते हैं, और अब वह सड़क पर चलते, गली से गुजरते, घर में घुसते, काम की फरमाइश लेकर घर से निकलते और कुएं पर पानी भरते समय जोरों से चिल्लाकर उस समय के प्रचलित राजनीतिक नारे लगाता या कबीर की कोई गलतसलत बानी बोलता या किसी सुनी हुई कविता या दोहे की 1-2 पंक्तियां गाता। ऐसा करते समय वह किसी की ओर देखता नहीं, बल्कि टेढ़ा मुंह करके जमीन की ओर देखता हुआ मुंह फैलाकर हंस जाता, जैसे वह दिमाग की आंखों से देख रहा हो कि उसकी हरकतों को बहुत से लोग देख सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। है सरयू पार करके गंगाजी के किनारे घूमना टहलना कम आनंददायी नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बरसात में दोनों नदियां बढ़कर समुद्र का रूप ले लेती हैं और जाड़े में इतने दलदल मिलते हैं कि जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे देर हो जाती है या अधिक चलने फिरने की कोई इच्छा नहीं होती और स्टेशन के प्लेटफॉर्म का ही चक्कर लगाकर वापस लौट जाता हूँ। 15-20 दिन बाद एक दिन सायंकाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टहलने गया। स्टेशन के फाटक से प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मैं बाईं तरफ G0R0P0 की चौकी की ओर बढ़ चला, किंतु कुछ कदम ही चला था कि मेरा ध्यान रजुआ की ओर गया, जो मुझसे कुछ दूर आगे था। वह भी उधर ही जा रहा था। मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि शहर के काफी लोग दिशा मैदान के लिए कठरनाला जाते थे, जो स्टेशन के पास ही बहता है। मैं धीरे धीरे चलने लगा, पर रजुआ कठरनाला नहीं गया।
बल्कि G0R0P0 की चौकी के पास कुछ ठिठकर खड़ा हो गया। अब मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। क्या वह किसी मामले में पुलिस वालों के चक्कर में आ गया है? मेरी समझ में कुछ न आया और उत्सुकतावश में तेज चलने लगा। आगे बढ़ने पर स्थिति कुछ कुछ समझ में आने लगी। चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के 2-3 सिपाही कोई हंसी मजाक कर रहे थे और उनसे थोड़ी ही दूरी पर नीचे एक नंगी औरत बैठी हुई थी। वह अकेली और कोई नहीं, एक पगली थी, जो कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी। उसे मैंने कई बार चौक में तथा एक बार सरयू के किनारे देखा था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी और वह बदसूरत, काली तथा निहायत गंदी थी। वह जहाँ जाती, कुछ लफंगे लड़के हाहू करते उसके पीछे हो जाते। वे उसको चिढ़ाते, उस पर ईंट फेंकते और जब वह तंग आकर चीखती चिल्लाती भागती तो लड़के उसके पीछे दौड़ते। रजुआ उस पगली के पास ही खड़ा था। वह कभी शंकित आंखों से पुलिसवालों को देखता, फिर मुंह फैलाकर हंस पड़ता और मुटर-मुटर पगली को ताकने लगता। परंतु पुलिसवाले संभवतः उसकी ओर ध्यान न दे रहे थे। मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई, किंतु मैं इतना समीप पहुंच गया था कि अचानक घूमकर लौटना संभव न हो सका। असली बात जानने की उत्सुकता भी थी। मैं शून्य की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी दृष्टि उधर चली ही जाती। रजुआ शायद पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ गया या और सिर नीचे झुकाकर अत्यंत ही प्रसन्न होकर हंसते हुए पुचकारती आवाज में पूछ रहा था, क्या है पागलराम, भात खाओगी? इतने में पुलिस वालों में से एक ने कड़क कर प्रश्न किया, कौन है वे साला? गलता बन, नहीं तो मारते मारते भूसा बना दूंगा। रजुआ वहां से थोड़ा हट गया और हंसते हुए बोला, मालिक, मैं रजुआ हूँ। भाग जा साले। गिद्ध की तरह न मालूम कहाँ से आ पहुंचा। संभवत दूसरे सायंकाल दफ्तर से आने और नाश्ता पानी करने के बाद मैं प्रायः हवाखोरी करने निकल जाता हूँ। रेलवे लाइन पकड़कर बांसडीह की ओर जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सरयू पार करके गंगाजी के किनारे घूमना टहलना कम आनंददायी नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बरसात में दोनों नदियां बढ़कर समुद्र का रूप ले लेती हैं और जाड़े में इतने दलदल मिलते हैं कि जाने की हिम्मत नहीं होती। घूमकर लौटना संभव न हो सका। असली बात जानने की उत्सुकता भी थी। मैं शून्य की ओर देखता, तभी रजुआ नीचे उतरा, किंतु पगली उसके साथ न थी। रजुआ स्टेशन की नंगी पगली के आगे आगे आ रहा था। पगली कभी इधर-उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती तो रजुआ पीछे होकर पगली की अंगुली पकड़कर थोड़ा आगे ले जाता और फिर उसे छोड़कर थोड़ा आगे चलने लगता तथा पीछे घूम-घूम कर पगली से कुछ कहता जाता। इसी तरह वह पगली को भाग जा साले, गिद्ध की तरह न मालूम कहाँ से आ पहुंचा। संभवत दूसरे सिपाही ने कहा और फिर वे सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। मैं अब काफी आगे निकल गया था और इससे अधिक मुझे कुछ सुनाई न पड़ा। मैं जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया, किंतु मामला यहीं समाप्त नहीं हो गया। घर आकर मैंने आंगन में चारपाई डाल बड़ी मुश्किल से आधा घंटा आराम किया होगा कि मेरी पत्नी भागती हुई आई और कुछ मुस्कराती हुई तेजी से बोली, अरे जरा जल्दी से बाहर आइए तो एक तमाशा दिखाती हूँ। हमारी कसम, जरा जल्दी उठिए। मैं अनिच्छापूर्वक उठा और बाहर आकर जो दृश्य देखा उससे मेरे हृदय में एक ही साथ आश्चर्य एवं घृणा के ऐसे भाव उठे जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर सकता। रजुआ स्टेशन की नंगी पगली के आगे आगे आ रहा था। पगली कभी इधर-उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती तो रजुआ पीछे होकर पगली की अंगुली पकड़कर थोड़ा आगे ले जाता और फिर उसे छोड़कर थोड़ा आगे चलने लगता तथा पीछे घूम-घूम कर पगली से कुछ कहता जाता।
इसी तरह वह पगली को सड़क की दूसरी ओर स्थित क्वार्टरों की छत पर ले गया। ये क्वार्टर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर बने थे और वे एक दूसरे से सटे थे। उनकी छतें खुली थी और उन पर मोहल्ले के लोग जाड़े में धूप लिया करते और गर्मी में रात को लावारिस लफंगे सोया करते थे। तभी रजुआ नीचे उतरा, किंतु पगली उसके साथ न थी। हम लोगों की उत्सुकता बढ़ गई थी कि देखें वह आगे क्या करता है। हम लोग वहीं खड़े रहे और रजुआ तेजी से स्टेशन की ओर गया तथा कुछ ही देर में वापस भी आ गया। इस बार उसके हाथ में एक दोना था। दोना लेकर वह ऊपर चढ़ गया और हम समझ गए कि वह पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है। इसके बाद 2-3 दिन तक रजुआ को मैंने मोहल्ले में नहीं देखा। उस दिन की घटना से हृदय में एक उत्सुकता बनी हुई थी। इसलिए एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछ, क्या बात है, रजुआ आजकल दिखाई नहीं देता, अब यहाँ नहीं आता क्या? पत्नी ने थोड़ा चौंक कर उत्तर दिया, अरे, आपको नहीं मालूम, उसको किसी ने बुरी तरह पीट दिया है और वह बरन की बहू के यहाँ पड़ा हुआ है। क्यों? क्या बात है? मैंने अपनी उत्सुकता प्रकट किए बिना धीमे स्वर में पूछा। पत्नी ने मुस्कुराकर बताया, अरे, वही बात है। रजुआ उस पगली को छत पर छोड़ नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने लगा। नरसिंह बाबू की स्त्री बताती है कि वह उस दिन बड़ा गंभीर था और काम करते करते चहककर जैसे किलकारी मारता है वैसे नहीं करता था। उसकी तबीयत काम में नहीं लगती थी। वह एक काम करता और मौका देख कोई बहाना बनाकर क्वार्टर की छत पर जाकर पगली का समाचार ले आता। नरसिंह बाबू की स्त्री ने जब उसे खाना दिया तो उसने वहां भोजन नहीं किया, बल्कि खाने को एक कागज में लपेटकर अपने साथ लेता गए। उसने वह खाना खुद थोड़े खाया, बल्कि उसको वह ऊपर छत पर ले गया। रात के करीब 11 बजे की बात है। रजुआ जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि पगली के पास कोई दूसरा सोया है। उसने आपत्ति की तो, क्यों? क्या बात है? मैंने अपनी उत्सुकता प्रकट किए बिना धीमे स्वर में पूछा। पत्नी ने जिंदगी और जोंक, एक दुनिया, समा